नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और हैकिंग होने से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके सेकंड सीरीज़ या सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है फ़िशिंग। फ़िशिंग के बारे में आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। किसी न किसी को आप में से डेफिनेटली इस तरह के कॉल्स या ईमेल आए होंगे जिसके थ्रू आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी। तो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि फ़िशिंग क्या होता है, अपने आप को आप इन फ़िशिंग अटैक से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। फ़िशिंग जानने से पहले फ़िशिंग क्या होता है, तो फ़िशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है या सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जिसके थ्रू लोगों को डिसीव किया जाता है या धोखा दिया जाता है। उसका ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें जनरली जो भी अटैकर होता है वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए बोलता है ऑन अ वेबसाइट जो लगती है आपको कि जेन्युइन है या एक्चुअल वेबसाइट है, लेकिन वो एक्चुअल में फेक वेबसाइट होती है। उसी के जैसे दिखने वाली दूसरी वेबसाइट होती है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो इस फिशिंग का मेन गोल ये होता है कि वो आप अपने रिसीवर को इस तरह से बेवकूफ़ बनाए या इस तरह से सोचने को मजबूर करे कि ये जो मैसेज आया है ये एक जेन्युइन पर्सन से आया है, जेन्युइन सोर्स से आया है, जैसे कि किसी बैंक से आया है या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आया है, IRDA से आया है। आजकल इस तरह की कॉल्स भी आती हैं। तो लोग इससे बेवकूफ़ बन जाएं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर कर दें। तो क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे इसमें। सबसे पहले जनरली आपको, अगर मैं फ़िशिंग की बात करूँ तो फ्रॉड पर्सन आपको एक ईमेल भेजता है। ये ईमेल किसी भी तरह का हो सकता है कि आपको कोई जैकपॉट लगा है, लॉटरी लगी है, या आपकी कोई बैंक इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हो गई है, आपको वापस अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, हम चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो ईमेल है ये ऑथेंटिक लगता है, आपको लगता है कि डेफिनेटली बैंक्स के थ्रू आया है या IRDA के थ्रू आया है या किसी कंपनी की तरफ से आया है जिससे आपको लॉटरी लगी है, एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जनरली एक सरप्राइज़ या वार्निंग रहती है। वार्निंग किस तरह से होती है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो हम सिक्योरिटी अपडेट करने जा रहे हैं तो वो हट जाएंगे, तो आपको वापस अपने चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी यहाँ पे। या सरप्राइज़ किस तरह से हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आपको लॉटरी लगी है, इस तरह से। तो इस वजह से क्या होता है, पर्सन जो है वो उस ईमेल को ओपन करता है और उसके अंदर जनरली एक अटैचमेंट होता है या हाइपरलिंक होता है। तो हाइपरलिंक होता है तो पर्सन उसको क्लिक करता है। HTML फॉर्मेट में होता है वो, तो एक HTML पेज ओपन हो जाता है। या अटैचमेंट होता है तो उसको डाउनलोड करता है, और डाउनलोड होने की वजह से या तो आपके अंदर वायरस वैसे ही आ जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ ओपन होती है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, अगर फॉर्म फिल करना होता है या हाइपरलिंक के थ्रू आप कोई HTML फाइल ओपन करते हैं तो उसमें डिटेल्स पूछी जाती हैं जो आप पर्सन जो है बहुत ही इन्जॉयमेंट की वजह से या कैजुअल समझ के या लॉटरी लगी है इस आशा में ही उस चीज़ों को फिल कर देता है। और जैसे ही फिल करता है तो कुछ टाइम बाद आपके पास मैसेज आ जाता है आपके बैंक की तरफ से या कहीं से भी कि आपने अपने पैसों को खो दिया है। तो ये जनरल स्टेप्स हैं जो फिशिंग में होते हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये सिटी बैंक एक फेक ईमेल आया हुआ है किसी को, और इसमें लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन द अटैचमेंट टू रिजॉल्व द इशू। इसमें पूरा मैंने दिखाया नहीं, नीचे एक अटैचमेंट आया हुआ है और उसमें बोला गया है कि आप यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं आपके अकाउंट में और उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको इस अटैचमेंट को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस अटैचमेंट को क्लिक करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, जनरली क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या बैंक डिटेल्स, और जैसे ही आप उसको फिल कर देंगे वो आपके पैसों को वहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं ये समझ सकता हूँ, अगर SBI बैंक की बात करूँ मैं, तो ये देखिए SBI से एक फेक ईमेल आया हुआ है किसी पर्सन को, और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव करने के लिए हमने एक अटैचमेंट दिया हुआ है, उसको आपको ओपन करना है, उसमें अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है और उसको सबमिट करना है जनरली वेरिफिकेशन के बाद में। तो आपको 2 वीक के बाद में ये आपका जो भी डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो ऐसा कोई मेल जनरली आता नहीं है। क्यों? पहले आप ये बात मान के चलिए कि अगर कहीं पे भी अटैचमेंट में HTML टाइप का अगर कोई अटैचमेंट है तो आप उसको डेफिनेटली डाउनलोड ना कीजिए, क्योंकि HTML फॉर्मेट में ही सबसे ज़्यादा वायरसेस होते हैं या इस तरह की चीज़ें वो अटैच करके रखते हैं इसमें। तो अब फिशिंग के कौन कौन से जनरल टाइप्स होते हैं, तो 3 मेजर टाइप्स हैं, उनकी बात करूंगा। सबसे पहला है ईमेल फिशिंग, जो हमने देखा जनरली फिशिंग जो है वो ईमेल फिशिंग ही होती है, और इसमें मैलिशियस ईमेल भेजा जाता है नॉर्मल पर्सन्स को। कितने भी पर्सन्स को एक साथ एक फ्रॉड पर्सन जो है ईमेल भेजता है, इस
इसके एम ये होता है कि उनमें से कुछ एक पर्सन तो डेफिनेटली उसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और डेटा जो है फिल करेंगे, तो उसकी वजह से उनका पैसा वो हैक कर सकता है, रिसीव कर सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिशिंग अटैक है जो है स्पीयर फिशिंग अटैक। इसमें क्या होता है, ये ईमेल जो है वो जनरल पर्सन को नहीं भेजा जाता है, बल्कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को भेजा जाता है, और स्पेसिफिक पर्सन की डिटेल्स वो हैकर जो है वो पहले से पता करता है थ्रू वेरियस वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक हो गया या गूगल में जो भी डेटा किसी पर्सन से रिलेटेड होता है जिसको वो स्पेसिफिक ईमेल भेजना चाहता है, इस एवज में कि वो अगर उसके फ्रेंड की तरफ से बन के एक मैसेज भेजेगा, ऐसा फ्रेंड जिसको वो रिसीवर जो है वो जानता होगा, उस तरह के अगर फ्रेंड या बैंक से वो मेल भेजे तो वो उसको जेन्युइन समझ के उसको क्लिक कर दे। तो उस तरह का अगर स्पेसिफिक पर्सन को अगर ईमेल भेजा जाता है तो वो स्पीयर फिशिंग कहलाता है। इसके अलावा तीसरा है वेलिंग अटैक, वेलिंग फिशिंग अटैक। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं कंपनी में, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको टारगेट करके मेल भेजे जाते हैं, क्योंकि जनरली सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन मेल के डिटेल्स के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, और वो जनरली अगर कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी हैकर है उसके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही टारगेटेड अटैक होता है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मेल के रूप में भेजा जाता है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि फेक ईमेल्स में क्या क्या कॉमन थिंग्स होती हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, पहला, ईमेल जो है वो ऑथेंटिक लगता है, आपको लगता है कि ये आपकी बैंक की वेबसाइट से आया है या इंश्योरेंस कंपनी से ही आया है, या आप अटैचमेंट क्लिक करेंगे तो आपसे फेसबुक के जैसी मिलती जुलती कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जीमेल से मिलती जुलती वेबसाइट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में वो इनकरेक्ट होती है, फेक वेबसाइट होती है। दूसरा, ईमेल जो है वो डेफिनेटली आपसे किसी तरह का पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मांगता है। जनरली इसी के लिए ही फिशिंग ईमेल आता है, जिससे आपकी कोई क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए और वो उसे आगे फिल करके अपना फ़ायदा कर सके। साथ ही साथ ईमेल जो है वो जनरली उसमें हाइपरलिंक होता है या किसी तरह का अटैचमेंट होता है, और यूआरएल एड्रेस जो होता है उस हाइपरलिंक का वो कुछ नॉन ऑथेंटिक होता है। मतलब किस तरह से कि अगर मैं बात करूं amazon.com, तो amazon.com नहीं होके, ये देखिए, जैसे अगर एक्चुअल वेबसाइट है www.amazon.in या इंडिया में, और अगर फेसबुक की बात करें मैं तो www.facebook.com। इसके फेक वेबसाइट के तौर पे अगर कोई पर्सन आपको इस तरह से लिंक भेजता है www.amzaon.in, तो जनरली आपके पास अगर इस तरह का कोई पेज ओपन होगा अमेजन से मिलता जुलता, जो दिखने में अमेजन के जैसा ही लगे लेकिन उसका यूआरएल एक्चुअल ये हो, तो आप जनरल पर्सन जो है वो उसके बारे में इतना डिटेल में यूआरएल नहीं देखता है और उसको क्लिक कर देता है इन्फॉर्मेशंस को, और उसकी वजह से उसका धोखा हो जाता है। सेम फेसबुक के लिए भी यहाँ पे बी की जगह डी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एसबीआई का जो होम पेज है, अगर इसमें मैं बात करूँ तो इसका यूआरएल आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये यूआरएल जो है वो onlinesbi.com नहीं है, बल्कि rangeet.com है, और इसमें अगर आप पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो वो डिटेल्स जो है वो हैकर के पास पहुंच जाती है। अब ये तो हो गई बात फिशिंग की। फिशिंग से ही मिलता जुलता आजकल विशिंग और स्मिशिंग अटैक्स भी हो रहे हैं। ये विशिंग अटैक क्या है? विशिंग अटैक फिशिंग अटैक की तरह ही है, लेकिन इसमें ईमेल की जगह पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। जैसे आजकल आईआरडीए से बहुत कॉल आ रहे हैं, तो आईआरडीए के पर्सन की तरह से कॉल किया जाता है। जनरली आईआरडीए कभी भी कॉल नहीं करता है, तो आईआरडीए की तरफ से कॉल किया जाता है और आपसे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो ये भी एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक ही है, जिसमें ईमेल की जगह टेलीफोन कन्वर्सेशन यूज़ हो रहा है, उसको विशिंग अटैक बोलते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया, क्रिमिनल जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं और आपसे डिटेल्स या पैसे मांगते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे आईआरडीए का एम्प्लॉय बन के या बैंक के एम्प्लॉय बन के, क्रेडिट कार्ड की कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ बन के, इस तरह से। साथ ही साथ विशिंग से मिलता जुलता एक और अटैक है जो है स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या है? ये भी फिशिंग या विशिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें ईमेल या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बजाय टेक्स्ट मैसेज आपके पास रिसीव होते हैं और उसमें कोई हाइपरलिंक होती है, जिसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो एक वेबसाइट से मिलती जुलती फेक वेबसाइट ओपन होती है, जिसमें आपसे डिटेल भरवाई जाती है और आपको धोखा दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आजकल बहुत प्रचलन में है। तो आपको क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहला, किसी भी तरह की लिंक्स को क्लिक नहीं करना है अगर आपको ईमेल कोई रिसीव हुआ है तो, या डाउनलोड नहीं करना है किसी भी अटैचमेंट को। अगर आपकी बैंक वेबसाइट है या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनीज है तो आप उनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके वहाँ से चीज़ें क्लिक करें।
साथ ही साथ अपनी बैंक डिटेल्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, कहीं पे भी फिल नहीं करनी है बिना वजह चीज़ें। अपने कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस करने के लिए अगर कोई पर्सन आपके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बोलता है कि मुझे आप अपना कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस दे दो तो मैं आपकी बैंक डिटेल्स को खुद ही करेक्ट कर दूंगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और ओटीपी जो आपके मोबाइल पर रिसीव होता है वो आपको किसी को भी नहीं देना है। साथ ही साथ एक सेफ्टी के तौर पे आप अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर ऐप रख सकते हैं, जिससे जब भी आपके पास कॉल रिसीव हो तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी। ये कॉल अप्रॉक्सीमेटली, एक मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, वो कंफर्म नहीं बताता ट्रू कॉलर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता देता है कि ये कॉल कहाँ से आ रहा है। साथ ही साथ जब भी आप किसी यूआरएल को ओपन करें तो उसको किसी वेबसाइट को जब भी ओपन करें तो उसका यूआरएल अच्छे से चेक कर लें। HTTPS को भी चेक कर लें, S होना ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ एक और चीज़, आजकल लोग कहीं पे भी फ्री वाईफाई यूज़ करने के लिए कहीं पे भी अपने मोबाइल को वाईफाई को ओपन करते हैं और जहाँ भी उनको हॉटस्पॉट मिल जाए उसको कनेक्ट करके बैंकिंग, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं, जहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगे तो अपना डेटा चला के और उनसे सारी चीज़ें करें, कहीं पे भी फ्री वाईफाई के चक्कर में ना फंसें। साथ ही आपको अगर कोई कॉल रिसीव होता है तो उस कॉलर में कहीं पर भी आप अपना नंबर प्रोवाइड ना करें। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस नंबर को वेरीफाई करें। अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि इस नंबर पे कॉल करें, ये इस कंपनी का टोल फ्री नंबर है, तो ऐसा अगर है तो आप पहले उसको कंफर्म करें उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके कि क्या इस तरह का कोई टोल फ्री नंबर है जिस पे मैं कॉल कर सकता हूँ, और फिर ही आगे बढ़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था, इसमें आपके पास एक ईमेल रिसीव हुआ है कि आपको एक लॉटरी रिसीव हुई है, और इसके लिए जनरली लॉटरी रिसीव होने पे क्या होता है, आज अब तो इस तरह के मेल नहीं आते हैं, पहले आते थे कि जब भी आपको इस तरह के मेल रिसीव होते हैं तो आपसे कुछ डिटेल्स फिल करवाई जाती हैं और कुछ टोकन मनी मांगी जाती है अकाउंट में कि जब आप ये पैसे देंगे तो हम आपको ये लॉटरी प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें पैसा डालते हैं, आप मनी भेजते हैं, तो वहीं पे बंद हो जाता है और उस मेल पे आपको कोई रिवर्ट भी नहीं आता है। साथ ही साथ अगर कोई नंबर दिया होता है तो वो भी नॉट रीचेबल हो जाता है। इसी तरह से एक HDFC बैंक का भी एक फेक ईमेल आया हुआ है, जिसमें देखिए आप, मैं देख पा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है वी हैव अपग्रेडेड आवर इंटरनेट सिक्योरिटी सर्वर एंड एडवाइस ऑल आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर टू अपडेट देयर अकाउंट सिक्योरिटी। तो ये बात इस तरह से फर्जी समझ सकते हैं आप कि अगर आप कोई बैंक अपने इंटरनेट सिक्योरिटी सर्वर को अपग्रेड कर रहा है तो उसमें रखा हुआ डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है। ये बात याद रखिए, आपको अपनी डिटेल्स कहीं पे भी वापस फिल नहीं करनी पड़ती है। इंटरनेट सिक्योरिटी सर्वर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है और बाकी जो भी उस पर डेटाबेस रहता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।